नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। तो बच्चों, आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के अंतर्गत तीसरी क्लास लेकर चलेंगे और जिसमें पठन के प्रकार और उसमें भी पठन के प्रकार में सस्वर पठन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो अभी चैनल पर नए हैं तो वो आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के कोर्सेज यहाँ पर आपको सारे मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी इसी चैनल पर मिल जाएगा। और जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। अभी तक हम लोग फोर्थ सेम के अंतर्गत दो विषय लेकर चल रहे हैं। एक आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें आज आपका तीसरा लेक्चर है और एक आपका फोर्थ पेपर लेकर हम लोग चल रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और फिर आपको इससे आगे यानी फोर्थ पेपर मैथ्स के अंतर्गत तो पहला पाठ करनी, करणीगत राशि, करनी के घातांक, इसके विषय में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। चलते हैं सीधे आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले पठन के बारे में चर्चा किया, उससे संबंधित एक सामान्य चर्चा हम कर लेते हैं। तो पठन वास्तव में देखा जाए तो पठन क्या है? पठन एक कला है और यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। अर्थात बालक या बच्चा ज्ञान का जो अर्जन करता है, उस ज्ञानार्जन की यानी कुंजी का काम कौन करता है? उस कुंजी का काम पठन करता है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है और पढ़े हुए अंश का जो भी वह पढ़ा हुआ अंश है, उस पढ़े हुए अंश का सार बोलकर यानी उसका कंक्लूजन, सारांश बताकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है। और सुवाचन के बिना अर्थात सुंदर वाचन के बिना ना तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना ही वह लेखक बन सकता है। तो यहाँ यदि हम कहें कि पठन जो है वह वास्तव में देखा जाए तो यह मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पठन क्या है? मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और या यूं भी कह सकते हैं कि मृत्यु पर्यंत मनुष्य का यह साथी होता है। जैसे आप अकेले घर में बैठे हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं या खाली हैं, तो ऐसे समय में आप कोई पुस्तक लेते हैं और उसके पठन का या उसके वाचन का आनंद लेते हैं। और यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक होता है। अगर हम बात करें फ्रांसिस बेकन महोदय के विचार को हम जाने तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि सम्मेलन से मुस्तैदी। बेकन महोदय ने कहा था कि सम्मेलन से क्या होती है? सम्मेलन से मुस्तैदी और लेखन से दुरुस्ती। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि लेखन से क्या होती है? लेखन से दुरुस्ती। और पठन वास्तव में पूर्णता, ये दोनों चीजें तो उन्होंने कहा कि सम्मेलन से मुस्तैदी आएगी, लेखन से दुरुस्ती आएगी, लेकिन मनुष्य में पूर्णता कब आती है? मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है। मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है। तो यहाँ बेकन महोदय के यदि कथन पर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पठन को इतना अधिक महत्व इन्होंने दिया
कि विद्यालय की चार दीवारी, बालक विद्यालय में है तो पठन करता है, लेकिन जब उसकी चार दीवारी से बाहर भी देखा जाए तो पठन मानव का या मनुष्य का या बालक का साथ देता है और उसे पूर्ण बनाता है। तो यहाँ वास्तव में देखा जाए तो निपुणता और व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का सूचक है, और यह निपुणता यह व्यक्त करती है, यह जानकारी देती है कि व्यक्ति में भाषाई दक्षता और कहाँ तक वह अपना स्थान बना चुकी है, यह पठन के द्वारा ही व्यक्त होता है। तो हम सीधे बात करते हैं पठन के प्रकार की। तो पठन के दो प्रकार, एक आपका सस्वर पठन और दूसरा आपका मौन पठन। तो जब हम सस्वर पठन और मौन पठन की बात करते हैं तो सस्वर पठन क्या है कि जब लिखित भाषा के हम ध्वन्यात्मक रूप को व्यक्त करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को सस्वर पठन कहते हैं। सस्वर पठन वास्तव में देखा जाए तो क्या है कि जो हमारी क्या है, लिखित रूप है या भाषा लिखित भाषा को क्या करते हैं, जब हम ध्वन्यात्मक लिखित भाषा को ध्वन्यात्मक जो हम ध्वन्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं या ध्वन्यात्मक पठन करते हैं तो इसी ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहा जाता है, सस्वर पठन कहा जाता है। वहीं जब हम मौन पठन की बात करते हैं तो मौन पठन वास्तव में देखा जाए तो लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज निकाले पढ़ना। तो जो लिखित सामग्री है, लिखित सामग्री को क्या करते हैं, मन ही मन, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज के, अर्थात किसी भी प्रकार की आवाज न निकाले, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें इसी को हम मौन पठन या मौन वाचन कहते हैं। तो मौन वाचन में या मौन पठन में क्या होते हैं, जो वाचक होता है उसके होठ जो हैं वो क्या होते हैं, वो बंद होते हैं। तो यहां पर यदि मौन पठन को कि जब ये देखें कि मौन पठन में बच्चा पारंगत हो जाएगा तो धीरे धीरे सस्वर पठन का उपयोग कम होता जाएगा। तो यहाँ आज हम लोग बात करेंगे विस्तृत रूप में किसकी, सस्वर पठन की। तो सस्वर पठन के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो सस्वर पठन के, तो यहाँ सबसे पहली चीज तो ये आता है कि सस्वर पठन है क्या, इसकी विशेषताओं को, अन्य बातों को, अंगों को तो हम देखेंगे ही, लेकिन यहाँ सबसे पहली बात आती है कि सस्वर पठन है क्या या इसका तात्पर्य क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दो छोटे वाक्य है कि यह श्याम है, यह गीता है। इसी तरह के एक दो छोटे वाक्य हम और ले लें कि दिल्ली भारत की राजधानी है, काशी भारत की प्राचीन नगरी, यानी छोटे से, और यह देखें कि क्या बालक इन वाक्यों का ठीक ठीक उच्चारण कर दे, मात्र यही वाचन है, यही पठन है। और यहाँ हम यह भी देखते हैं कि वाचन हम प्रतिदिन क्लास की बात करें, कक्षाओं की बात करें, वहां पे भी प्रतिदिन बालकों से वाचन करवाया जाता है, लेकिन यहाँ यह जानने का, यह चिंतन करने का, यह सोचने का कष्ट नहीं किया जाता कि वाचन आखिर है क्या। अब अगर हम एक उदाहरण लें, मान लेते हैं कि हम जानना चाहे कि कोई बालक है
कि वाचन कर सकता है या नहीं। इसके लिए हम सामान्यतः क्या करते हैं, यही कि हम बालकों के हाथ में पुस्तक दे देंगे और उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे। परंतु क्या इतने से हम यह जान पाएंगे, यह समझ पाएंगे कि बालक ठीक प्रकार से वाचन कर लेता है? तो अगर इस चीज को जानना है कि बालक में वास्तव में वाचन के गुण हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम एक अवतरण, हम बच्चे को एक अवतरण पढ़ने को, एक अनुच्छेद पढ़ने को दे देते हैं। एक अवतरण बच्चे को क्या किया, पढ़ने को दिया। अब जब बच्चा अवतरण को पढ़ ले तो हमारे मन में या जो उसको पढ़ने को दिया है मन में कुछ प्रश्न उठेंगे। क्या बालक इन शब्दों और इनकी ध्वनियों को पहचानते हैं? इस अवतरण के शब्दों को पढ़ते समय क्या वे इनके अर्थों को भी जानते थे? क्या बालकों ने मनोरंजक ढंग से पढ़ा? अब यहाँ मनोरंजक ढंग से पढ़ने का आशय ये है कि जो अवतरण होगा या विभिन्न अवतरण होंगे तो विभिन्न अनुच्छेद होंगे, उसमें अलग अलग भाव के वाक्य होंगे। तो क्या उन सभी वाक्यों में उसकी जो मुख मुद्रा है, जो उसकी वाचन शैली है या वाचन का ढंग है, वह उसके अनुरूप है? फिर देखेंगे क्या, मतलब आपके मन में या शिक्षक के मन में ये प्रश्न होगा, क्या बच्चे पढ़ते समय उचित विराम आदि लिए? अर्थात वहां कहाँ कम रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना है, या रुकना है कि नहीं रुकना है? क्या उन्होंने शब्दों का उच्चारण स्पष्ट रूप से किया है? और फिर कि क्या वे पढ़ते समय पाठ में रुचि ले रहे थे? ये तो हमने कुछ सामान्य प्रश्न को आपके सम्मुख रखा कि इस तरह के और बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं। कब? जब बालक अवतरण को पढ़ लेता है, हम सुनते हैं और उसके बाद तब यह प्रश्न होता, इन प्रश्नों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वह सही वाचन कर लिया है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जब यह बालक पढ़ लेता है, यानी हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न को या उनके आधार पर हम यह समझ लेते हैं कि हाँ, बालक कहाँ तक ठीक ठीक वाचन कर लिया है। तो शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण कर सकने की क्षमता, यह वाचन की बहुत सी विशेषताओं में से सिर्फ एक विशेषता है। और बालक ठीक प्रकार से वाचन कर लेता है या नहीं कर लेता है, और यह जानने में केवल शब्दों के ठीक उच्चारण ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी कई अन्य विशेषताओं को भी हमको ध्यान में रखना होता है। तो हम अब बात करते हैं कि जो सस्वर वाचन है या पठन है, उस पठन या सस्वर वाचन के जो विभिन्न अंग या उनकी विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताओं को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बच्चे ने उचित पठन या उचित वाचन किया या कहीं पर कमी है तो क्या है, उसको इन बिंदुओं के आधार पर हम जानते हैं। जैसे पहला कि ध्वनि का उचित ज्ञान। तो शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान बच्चों को बहुत ही आवश्यक है जानना। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह पठन या वाचन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो यहां इसी के आधार पर ही निर्णय लिया जाता रहा है कि बालक वाचन में कहां तक निपुण है। तो ध्वनि का उचित ज्ञान के साथ साथ हमें वाचन संबंधी पूरी जानकारी नहीं हो पाती, तो हम देखते हैं दूसरी चीज कि शुद्ध उच्चारण। क्या बच्चे के द्वारा शुद्ध उच्चारण किया गया, अर्थात वह सही उच्चारण को जाने और
शब्दों को पढ़ते समय उन्हें अर्थ का भी भाव ज्ञात होता रहे या अर्थ की प्रतीति भी होती जाए। जब तक बालक ठीक ठीक रूप से अर्थ को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक पाठ में रुचि नहीं लेगा। या यूं कह दें कि जैसे जैसे वह पाठ के अर्थ को ग्रहण करता है, उसी के साथ साथ बच्चे में क्या होती है, पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न होती जाती है। फिर तीसरे अंग या विशेषता की बात करते हैं कि वहां शब्दों के अर्थ की। तो शब्दों के अर्थ की जब हम बात करते हैं, तो जब शुद्ध उच्चारण और शब्दों का अर्थ, यहां शुद्ध उच्चारण करेगा तभी वह अर्थ को ग्रहण कर पाएगा। और शुद्ध उच्चारण का इतना अभ्यास करा दिया जाए कि वह प्रत्येक शब्द के उतार चढ़ाव को जान सके, और जैसे ही वह उतार चढ़ाव को जानेगा तो वह शब्दों के अर्थ को भी जानेगा और अर्थ ग्रहण करेगा, तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी। फिर आपका आता है उचित बल। अगली अंग या विशेषता की जब हम बात करते हैं, तो प्रत्येक शब्द के उचित बल से अवगत कराया जाए। यानी इससे बच्चे को क्या कराया जाए, अवगत कराया जाए। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जो बालक है उसमें जब हम वाचन के लिए कहें तो उन्हें पुस्तक कितनी दूरी पर आंखों से रखी जाए, किस तरह से पकड़ी जाए, यह सारी चीजें, यानी पढ़ने वाले, जो पढ़ने वाला बालक है, वाचन करने वाला, पठन करने वाला है, तो उसका किस तरह संभव हो कि वह उचित ढंग से यानी उत्तम ढंग से वाचन कर सके। और पांचवा आवश्यक अंग है विराम चिन्हों का प्रयोग। तो किसी भी भाषा के वाचन में विराम चिन्ह का विशेष महत्व है, और ये प्रकट करते हैं कि बालक को कहां कहां पर विराम लेना है। बालक कहां कहां पर क्या लेगा, वह वाचन करते समय विराम लेगा। तो विराम चिन्हों द्वारा पाठ के समझने में जो अर्थ ग्रहण है, इस अर्थ को ग्रहण करने में विराम चिन्हों के द्वारा क्या होती है, सहायता होती है। और बालकों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इस बात का प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे वाचन करते समय ऐसे स्थलों पर उचित विराम लेते चलें। जैसे एक हम दे रहे हैं विराम का, रुको मत जाओ। ये एक 3 शब्दों का वाक्य है और हमको एक जगह रुकना है, विराम चिन्ह। यही विराम चिन्ह यदि हम यहां पर लगा दें, रुको मत जाओ, और इसके स्थान पर इसको हटाकर हम विराम चिन्ह यहां लगा दें, रुको मत जाओ, तो आप देखिए कि जब 3 शब्दों के वाक्य को बोल रहा है, कहां पर वह विराम का प्रयोग कर रहा है, उसके आधार पर उस वाक्य का अर्थ निकलता है, उसका भाव। रुको मत जाओ यानी आज रुक जाओ, जाना नहीं है। दूसरा कहता है रुको मत, मत के बाद वो विराम ले रहा है, तो यानी रुकना नहीं है, तुम्हें जाना ही है। तो दोनों का देखिए बिल्कुल विपरीत अर्थ वो सामने निकल कर आता है। फिर बात आती है रुचि। तो पठन के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाए, रुचि जागृत की जाए, तो बालक में या बालक की वाचन में रुचि यदि नहीं होगी तो उन्हें पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। अगर रुचि नहीं होगी तो वह बालक पठन में आनंद नहीं प्राप्त कर पाएगा और पढ़ने से वह दूर भागेगा। तो यहां विशेष रूप से ध्यान देना होगा
कि बालकों को वही कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए जो उन्हें अच्छा लगे। सरसता और मधुरता। तो सरसता और मधुरता की बात करते हैं तो यहाँ पर धैर्यपूर्वक वाणी में सरसता और मधुरता सजोए हुए पठन के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही साथ बात करते हैं हम वाचन के ढंग पर। यहाँ अगला बिंदु हम लेते हैं वाचन के ढंग। वाचन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या जो हमने वहां पहले खंड में देखा कि ये रुचि उत्पन्न करना है, शुद्ध उच्चारण के द्वारा अर्थ ग्रहण करना, रुचि होगी, उचित बल दिया जाएगा। तो इसी के क्रम में कि वाचन का ढंग भी सही होना चाहिए, बालक में विविधता होनी चाहिए। मनोरंजकता से यहाँ पर आशय वाचन के ढंग में कि वह जब वाचन करेगा तो मनोरंजक वाचन है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मनोरंजक का आशय जो है वह क्या है, वह है विविधता, यानी उसके वाचन में विविधता का भाव होना चाहिए। विराम चिन्ह कहाँ है, वीरता से युक्त उक्तियां कहाँ हैं, करुण रस से ओतप्रोत स्थल हैं कि साधारण वर्णनात्मक पाठ हैं। तो इन सब के वाचन में कुछ न कुछ अंतर अवश्य मिलेगा। उसके बाद एक और विशेष प्रसंग की बात हम करते हैं कि वह है विशेष बल, यानी बच्चे को पुस्तक किस हाथ में लेकर पढ़ना चाहिए, कितनी दूरी पर। तो जैसे पुस्तक कहाँ होनी चाहिए, बालक को उच्चारण के समय सामान्यतः वह बाएं हाथ में पुस्तक को लेकर पढ़ता है, और वह आंखों से, यह भी आपका एक महत्वपूर्ण खंड है कि आंख से कितनी दूरी पर, लगभग 12 इंच की दूरी पर पुस्तक को रखना चाहिए। और जो हाथ है यानी पुस्तक है वह इस तरह से पकड़े कि आंख से 45 अंश की कोण पर, 45 अंश की कोण पर वह सामने पढ़ेगा तो वह सबसे उपयुक्त होगा। अब पढ़ने की पूर्व तैयारी की बात करते हैं कि जब हम सस्वर वाचन की बात करते हैं, क्यों पूर्व की बात किया जा रहा है, भाई छोटे छोटे बालकों को पठन कराने के लिए या पढ़ना सिखाने के लिए किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी विधि, बहुत सारी हमारी पठन की विधियां हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगी। तो हम उनमें से किसी विधि की भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, परंतु सबसे पहली चीज ये है कि पूर्व तैयारी का मतलब बच्चे को पढ़ने हेतु तैयार करना। हम आप अधिगम के नियम, मुख्य नियम में आपने पढ़ा है तत्परता का नियम, कि जब तक उनकी रुचि, इच्छा, जिज्ञासा नहीं जागृत होगी तब तक हमारा सारा सिखाना व्यर्थ होगा। वही यहाँ पर पढ़ने हेतु तैयार करना, यानी पठन या पढ़ने के पूर्व तैयारी। क्यों? क्योंकि बालक क्या है, एक क्रियाशील प्राणी है, इसलिए यह सबसे आवश्यक है कि बालक की इस क्रियाशीलता को जागृत करना, यानी उसकी जिज्ञासा को और अधिक उत्प्रेरित करना, उसे प्रेरित करना। तो यहां क्रियाशीलता को जागृत करने के लिए हम विभिन्न उपायों का प्रयोग करते हैं, जैसे चित्रों के संबंध में बातचीत। प्रारंभिक स्तर पर बच्चा आया है तो हम सबसे पहले उससे क्या करते हैं, चित्रों के संबंध में बातचीत करते हैं कि बालक को विभिन्न प्रकार के चित्र हम देते हैं, उसे दिखाते हैं, और फिर उन चित्रों के संबंध में हम वार्तालाप करते हैं
प्रश्नोत्तर करते हैं और फिर इसी क्रम में हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ दूसरा आपका आता है चित्र। तो चित्र क्या है? उनसे चित्र बनवाना कि सूखे और पानी के रंग दोनों। तो उनके द्वारा बालक क्या करता है? पेंसिल से, पेन से या आपस में एक दूसरे के चित्र के संबंध में बनाकर वह चर्चा पर चर्चा करते हैं और शिक्षक भी उनमें उनका सहयोग करता है। वस्तुओं को बनाना, तो वस्तुएं बनवाने का आशय यहाँ है कि उन्हीं की क्रिएटिविटी, उनकी क्रियाशीलता को हम क्या करते हैं? विकसित करने के लिए मिट्टी की बात करते हैं, गत्ते से, कागज से या कई अन्य प्रकार के जो उपकरण हैं या वस्तुएं हैं, उनके द्वारा उनको चित्र बनाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। नाटकीकरण, ऐसी कहानियां या दृश्य जिनमें गतिशीलता हो। यहाँ सबसे बड़ी चीज है गतिशीलता। तो बालक नाटक के रूप में खेल सकते हैं और इसके साथ ही वे हाव भावपूर्ण से बातचीत करना सीखते हैं। यहाँ नाटकीकरण का मतलब अभिनय। तो जो अभिनयीकरण की बात हम करते हैं वह एक्टिंग करते हैं। और कहानी सुनाना, तो समय समय पर बालकों को कहानी सुनाना चाहिए या सुनाते रहना चाहिए और इसके द्वारा उनकी कल्पना शक्ति को हम विकसित करते हैं, उनकी एकाग्रता को हम विकसित करते हैं, उनमें शब्द भंडारण भी बढ़ता है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो पठन, सस्वर पठन सिखाना है, उससे पहले हमको इन चीजों पर लेके आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या है? ये भाषाई कौशल, पठन भी भाषाई कौशल है और हमने इससे पूर्व यानी कल चर्चा भी किया था। यहाँ पुनः हल्का सा इसको हम ब्रीफ कर दे रहे हैं संक्षिप्त रूप में कि जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो भाषाई कौशल है, तो भाषाई कौशल मुख्यतः हम आप जानते हैं भाषाई कौशल को हम 4 कौशलों में बांटते हैं जिसे संक्षिप्त में सोबोपली कहते हैं। तो पहला कौशल है सुनना, लिसनिंग। दूसरा आपका क्या है? दूसरा कौशल है बोलना, स्पीकिंग। तीसरा कौशल आपका है पढ़ना, रीडिंग। और चौथा कौशल है लिखना, राइटिंग। तो यहाँ कल हमने चर्चा किया था इन दोनों के बीच में एक कौशल की बात हम करते हैं, किसकी? पहचानना। तो जब हम पहचानना, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन में आप देखते हैं कि वह आइडेंटिफिकेशन किन के बीच करता है? वह आइडेंटिफिकेशन ध्वनि अर्थात साउंड और दूसरा आपके प्रतीक या चिन्ह, सिंबल, साइन और सिंबल से, इनके मध्य वह क्या करता है? इनके मध्य सहसंबंध स्थापित करता है, को रिलेट करता है। तो यहाँ पठन, आपका पढ़ना जो है, वाचन, वो यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व बालक सुनना और बोलना। सुनना वास्तव में कब होता है? जब वह सुनकर उसके अर्थ या भाव को क्या करता है? को ग्रहण करता है। बोलना के लिए उसे क्या चाहिए? उसके पास शब्द भंडारण होना चाहिए। जितना अधिक शब्द भंडारण होगा, यानी शब्द भंडार में जितने अधिक शब्द होंगे, बच्चे उतने ही फ्लुएंटली वह स्पीकिंग कर पाएंगे, धारा प्रवाह वह क्या कर पाएंगे? अपनी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। और इनके लिए आप ये देखते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि बच्चों को कहानी सुनाना चाहिए, उन्हें चित्रों पर बातचीत करना चाहिए, तो वहां पर उन्हें नए नए शब्द मिलते हैं। कोई बालक कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, तो वहां एक दूसरे से वह नवीन शब्दों को लेते रहते हैं और अपने शब्द भंडारण में वृद्धि करते रहते हैं। तो आज के खंड में
इतना ही। फिर आगे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो